नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ लेकर के उपस्थित हुआ हूं। विस्तृत क्वेश्चन आपके होंगे और एक के साथ में बहुत सारे आपको बोनस में मिलने वाले हैं दोस्तों, अगर आप अच्छे से करने वाले हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं। नित्य क्लास से पूरे दिन आपकी क्लासेस चलती रहती हैं। सुबह 7:20 से क्लासेस शुरू हो जाती हैं और पूरे दिन आपकी चलती रहती हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, समय की बर्बादी न करते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ और लेते हैं पहला क्वेश्चन। आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होगा। तो लीजिएगा, हम शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। जी हाँ दोस्तों, ये लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस में बायोम नहीं है आपके, तो आप देखेंगे। जी हाँ, ये लीजिएगा। मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ, ये मैंने पेन ले लिया है यहाँ से। और पहला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? अब दोस्तों हम उस बायोम की बात करना चाहते हैं जहाँ पर अभी तक पेड़ पौधे नहीं है या वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, और उसका कारण क्या है कि वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है। तो दोस्तों अगर हम इस बात को करते हैं तो आप पाएंगे, जब अगर आप देखते हैं तो पृथ्वी मान लीजिए अगर आपकी ऐसी है तो ऊपर से नीचे की जब आप तरफ चलते हैं तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव होता है। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका दक्षिण ध्रुव होता है और ये आपका होता है उत्तरी ध्रुव होता है दोस्तों। जी हाँ, तो ये आपका उत्तरी ध्रुव है। अब ये जो ध्रुवी वाला भाग होता है, ऊपर वाला जो भाग है और नीचे वाला भाग है, यहाँ पर सूर्य की धूप पूरी नहीं पड़ पाती है और यही कारण है कि यहाँ पूरे साल बर्फ जमी रहती है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर अधिकतम होता है तो 10 सेल्सियस के आसपास तक होता है केवल। अगर यहाँ पर आप माइनस की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 47 डिग्री माइनस तक आपका पहुंच जाता है यहाँ पर टेम्परेचर दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टेम्परेचर आपका होता है। तो हम बढ़ते हैं आगे और अब ये जानना चाहेंगे निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं होते हैं। तो वह भाग है आपका दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में वह भाग जहां पर पूरे वर्ष के वर्ष आपकी होती है, क्या होती है, वहां पर बर्फ होती है और वहां पर होता है, उस प्रदेश को कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका है टुंड्रा प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इसके बारे में। टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति मुख्यतः बोनी झाड़ियां। अब यहाँ पर देखिएगा, बोनी झाड़ियां आपकी पाई जाती हैं। बोनी झाड़ियां किन्हें कहते हैं? छोटी होती हैं, आकार में बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, जो बहुत ज्यादा विशाल नहीं हो पाती हैं, उन्हें कहा जाता है झाड़ियां, जिनमें पत्ते और कांटियां साथ साथ दिखाई देते हैं। इसके बाद में है दलदली पौधे। अब यहाँ पर जो दलदल में उगने वाले पौधे होते हैं उनको कहा जाता है, जो दलदल में आपके उगते हैं उन पौधों को यहाँ पर दलदली पौधे कहा जाता है। अगला है यहाँ पर घास है। अब यहाँ पर जो घास होती है, बहुत सारी घासें यहाँ पर होती हैं बर्फीली जगहों में, और इसके बाद में यहाँ पर लाइकेन मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पर लाइकेन उगते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कुछ टुंड्रा प्रदेशों में छितरे हुए वृक्ष उगते हैं। यहाँ पर छितरे हुए वृक्ष उगते हैं। किसी टुंड्रा प्रदेश में जंगल के बीच की पारिस्थितिक सीमा वृक्ष रेखा कहलाती है। अब देखते हैं, आप जहां पर पारिस्थितिक सीमा होती है वहां पर उस क्षेत्र को वृक्ष सीमा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलेगा, इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे की तरफ। लीजिएगा, कनाडा तथा यूरेशिया के उत्तर में स्थित यह ध्रुवीय शीत मरुस्थल ऊंचे अक्षांशों में न्यूनतम तापमान के कारण हिमाच्छादित रहता है। यानी कि कनाडा और यूरेशिया जो है ध्रुवों पर जहां पर शीत होता है, शीत मरुस्थल होता है, यानी कि शीत मरुस्थल में जो है आपका जहां पर बहुत ज्यादा है आपकी बर्फ पड़ती रहती है, जहां पर सबसे ज्यादा सर्दी होती है, उस भाग को हम शीत मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो कैसे रहता है आपका? हिमाच्छादित होता है, यानी कि हिम से ढका हुआ होता है दोस्तों। इसका आंसर बनता है। तो यह कहां पर आपके ध्रुवों पर पाई जाती है। स्थान आपके उत्तरी ध्रुव में और दक्षिण ध्रुव में सबसे ऊपर पाए जाते हैं 90 डिग्री के आसपास में। इसमें जाड़ों में इसका तापमान, अब आप देख सकते हैं जाड़ों में इसका तापमान जो मिनिमम है वो है 13 सेल्सियस। ये लीजिएगा, -13.90 सेल्सियस हो जाता है यहाँ पर सर्दियों में, और अधिकतम होता है 45.6। जी हाँ दोस्तों, 47 नहीं बल्कि 45 था, -45.6 तक यहाँ पर पहुंच जाता है। ये जाड़ों का यहाँ पर अधिकतम, यहाँ मिनिमम और यहाँ पर ये अधिकतम टेम्परेचर होता है। बर्फीली यहाँ पर आंधी चलती रहती है। उत्तरी ध्रुव में आने वाली ये ठंडी हवाएं पुर्गा कहलाती हैं। अब इन जो आंधियों को क्या कहा जाता है? इन आंधियों को आप पुर्गा के नाम से जानते हैं। ये ठंडी बर्फीली हवाएं होती हैं और इन्हें पुर्गा के नाम से जाना जाता है।
शीत ऋतु में 8 मास और ग्रीष्म ऋतु में 4 मास होते हैं। अब देखिएगा आपको ये ध्रुव वाला भाग होता है जो मैं बता रहा था आपको, ये ऊपर वाला जो भाग है या ये नीचे वाला भाग है, यहाँ पर 8 महीने की आपकी सर्दी होती है ना, यहाँ पर 8 महीने की सर्दी होती है और 4 माह की यहाँ पर गर्मी होती है दोस्तों। तो यहाँ पर सर्दी और गर्मी जो है आपकी 4 महीने की गर्मी और 8 महीने की यहाँ पर सर्दी हमेशा होती है। चलेगा, ग्रीष्म में यहाँ का तापमान 10 डिग्री रहता है। यहाँ की वार्षिक औसत 24 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक यहाँ पर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्षिक यहाँ पर जो बरसात होती है 24 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर होती है, जो काफी कम है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आगे बढ़िएगा। यहाँ काई, अब देखेंगे यहाँ पर काई होती है, यहाँ पर काई मिलती है ज्यादा। ठीक है, इसके बाद में लाइकेन यहाँ पर पाए जाते हैं, विलो यहाँ पर पाए जाते हैं, भुर्ज यहाँ पर पाया जाता है तथा झरबेरी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये वनस्पतियों के नाम है। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर आप बात करते हैं जीव जंतुओं की, तरह यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है रेनडियर। यहाँ पर रेनडियर पाया जाता है। रेनडियर जो है आपका ये हिरन की प्रजाति से है और ये हिरन के जैसा होता है। इसके जो सींग है वो हिरन की तरह होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। कुछ प्रजातियों में यहाँ फीमेल में नहीं पाए जाते हैं और फीमेल नर के मुकाबले में आकार में कम होती हैं। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ इसके साथ साथ क्या पाया जाता है, यहाँ पर कैरिबो है, ध्रुवीय भालू होता है, लोमड़ी है, मस्क है, बैल है तथा खरगोश, ये स्थलीय जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर बात करते हैं समुद्री जीवों की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा समुद्री जीव की अगर हम बात करते हैं तो क्या मिलता है आपको, यहाँ पर सील मिलती है, आपको व्हेल मिलती है, वालरस मिलता है और ये सभी होते हैं आपके जलचर प्राणी होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अनेक प्रकार के पक्षी भी यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों। और जब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आती है तो यहाँ पर बहुत सारे प्राणी आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं यहाँ पर, तो वहां पर अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं। ये लीजिएगा, देखिएगा आपके सामने यहाँ पर है रेनडियर या कैरिबू, पृथ्वी से सुंदर, उत्तर के बर्फीले अंटार्कटिक और उप अंटार्कटिक भागों में यह पाया जाता है। ये लीजिएगा। अब दोस्तों अगर इसकी बात करते हैं, इसकी विशेषता की बात करते हैं, तो कुछ भागों में इसे पशुपालन के तौर पर पाला जाता है, जिससे दूध का व्यवसाय किया जाता है, इसके मांस का व्यवसाय किया जाता है, इसकी खाल से कपड़े बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं और इसे बर्फीले भागों में अपनी गाड़ी खींचने के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। इलाकों में मिलने वाले एक हिरन की नस्ल है। अब देखिए बहुत सारी इसकी प्रजातियां हैं जो भारत के अंदर पाई जाती हैं, ये सॉरी भारत के अंदर नहीं बल्कि ध्रुव पर पाई जाती हैं दोस्तों। अगर आप बात करते हैं इसकी नस्लों की, तो बहुत सारी नस्लें में से कुछ नस्लें इसकी लुप्त हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। ये संकट में जाति भी लगभग इसकी प्रजातियों में आती हैं। चलिएगा, इन उत्तरी क्षेत्रों में रहने वाली बहुत सारी जातियों के लिए रेडियर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु है। देखिएगा, इन क्षेत्रों में उत्तरी क्षेत्रों में रहने वाले के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इनका शिकार भी करते हैं और कुछ जाते इन्हें रूस के एवेंको ने तो इनके पालन को भी अपने समाजी व्यवस्था का हिस्सा बनाया हुआ है। यानी कि रूस में कुछ लोग इन्हें जो है ना पाल कर रखते हैं अपने सामाजिक व्यवस्था के लिए, ताकि उससे दूध प्राप्त हो सके, मांस प्राप्त हो सके, कपड़े और जूते के लिए इनकी चमड़ी या खाल का प्रयोग किया जा सके। वह दूध पीते हैं, इनका मांस खाते हैं, इनकी खाल के कपड़े व जूते पहनते हैं और इन्हें अपनी स्लेजो बर्फ पर फिसलकर चलने वाली वाहन को खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत से ऐसे समुदाय में तो रेडियारों का धार्मिक, अब यहाँ पर धार्मिक में भी इसको जोड़ा जाता है, महत्व है अभी होता है। रेडियर लाइकेन भी खाते हैं और पेड़ों के पत्ते भी खाते हैं। अगर इसकी जीविका की हम बात करते हैं तो पेड़ के पत्ते खाना और लाइकेन को पसंद करता है अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए। तो दोस्तों ये जो समुदाय है इसका, ये हिरन की जाति का समुदाय है। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपको दिखाया था, इसके आप देख सकते हैं जैसे इसके सींग है, इसके सींग बिल्कुल बारहसिंगा की तरह होते हैं। ये देखिएगा ऐसा बारहसिंगा की तरह है और ये काफी विशाल इसके होते हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन ये नर है, ये नर प्रजाति है इसकी। जबकि मादा की हम बात करते हैं तो मादा आकार में थोड़ी कम होती है, लेकिन सींग कभी उसके कुछ प्रजातियों में सींग पाए जाते हैं, कुछ प्रजातियों में सींग नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। ले लीजिएगा, भारत के विशाल मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलेगा बताइएगा। इसमें आपका है, आप देख लीजिएगा, मैं बताता हूं इसका। भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। खाद्य क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम पाया जाता है। अब देखिएगा सबसे ज्यादा जरूरी है ये क्या है, ये किसे हम कह रहे हैं।
यहाँ पर नो अलिवियम ये किसे कहा जा रहा है? खाद्य के क्षेत्रों में निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। चलिएगा बताइएगा। तो दोस्तों ये मतलब है इसका जलोढ़ मिट्टी से, जो जलोढ़ मिट्टी का आपने नाम सुना होगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका खादर होता है, देखिएगा जलोढ़ है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है आपका यहाँ पर कौन सा होता है दोस्तों? एक है यहाँ पर आपका बांगर है, बांगर, और दूसरा यहाँ पर है खादर, ठीक है। अब जो बांगर मिट्टी है इसे पुरानी मिट्टी कहा जाता है, बूढ़ी मिट्टी कहा जाता है, जबकि खादर को नई मिट्टी कहा जाता है, न्यूनतम। यानी कि अभी आप पढ़ रहे हैं अपेक्षा बांगर जो है बांगर मिट्टी हो जाती है, पुरानी होती है। नो अलुविया जो होती है आपकी खादर मिट्टी होती है। तो दोस्तों अगर इन दोनों में उपज की बात करते हैं तो बांगर मिट्टी की अपेक्षा यहाँ पर खादर मिट्टी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। चलेगा, तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, उसके बाद में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों इसके आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम क्षेत्र पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, और खादर क्षेत्र में निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है, ये लीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाता है, बिल्कुल सही इसका आंसर है। बढ़ते हैं आगे तरफ। उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े अलुवियम निक्षेप होते हैं, यानी कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और कितना प्रतिशत पाई जाती है भारत की मिट्टी का? भारत की मिट्टी का 43% आपका पाया जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिएगा, इसके दो भागों में आपको बताएं, बांगर और खादर के नाम से जानी जाती है। हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। अब आप देखिएगा इसका निर्माण होता कैसा है, ये आती कहाँ से है? तो दोस्तों जो हिमालय है आपका, हिमालय से पानी के साथ में जो बह करके मिट्टी आती है उसके द्वारा बांगर मिट्टी या खादर मिट्टी का निर्माण होता है। और खादी मिट्टी जब कालांतर तक चलती रहती है तो वह बांगर का रूप ले लेती है। खादर मिट्टी देखने में आप देखेंगे बहुत महीन होती है और बहुत ज्यादा छोटे उसमें भुरभुरी टाइप मिट्टी होते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे जब उसकी रुकता कम होती चली जाती है तो बांगर का रूप ले लेती है और वह टाइट डलों के रूप में बदलना शुरू हो जाती है। चलिएगा आगे। खादर क्षेत्र की रचना नई अवलियों से हुई है, यह निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं नई अवलिया से जो होती है खादर मिट्टी जो होती है वो नए अब अलुवियम से होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा, आप बार बार देख रहे थे, आपको जरूरी था इसका बारे में जाना। जलोढ़क, ये जलोढ़क क्या है? अथवा अलुवियम है। देखिएगा मैं इससे बार बार यही बता रहा था आपको। उसका मृदा को कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया तथा कहीं अन्यत्र जमा किया गया हो। यह भुरभुरा अथवा ढीला होता है, अर्थात इसके कण आपस में सख्ती से बंधकर कोई ठोस सेल नहीं बनाते हैं। जलोढ़क से भरी मिट्टी को जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी प्राय विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जो है आपकी, ये बहुत सारे महीन कणों से मिलकर के बनी होती है, पहाड़ी क्षेत्रों से बह करके आते हैं, जिसमें आपकी मिट्टी भी होती है, कंकर भी होती है, बजरी भी होती है, और इसमें आपका स्लेट भी होता है, ठीक है, और मृतिका भी इसमें पाई जाती है दोस्तों। देख सकते हैं इसमें आप, जिसमें गाद, देखिए गाद भी होती है। गाद किससे बनती है? मिट्टी से बनती है, महीन मिट्टी से। सल्ट कह सकते हैं जिसे, मूर्तिका भी है, इसमें महीन कण होते हैं बहुत छोटे, बालू भी होता है, इसमें रेत भी होता है, बजरी भी होती है, आपसे छाकत बड़े बड़े कण भी होते हैं दोस्तों। तो इसके माध्यम से इसका आकार बनकर के तैयार होता है दोस्तों। चलिएगा, ये लीजिएगा। जलोढ़ का गठन धारा के साथ गतिशील जल प्रवाह के निरंतर संपर्क परिणाम स्वरूप होता है। ये लीजिएगा, काटने, तल और पाल से क्षरण और तल छटका संग्रह पानी की धारा की कार्रवाई के तहत धारा लगातार 3 प्रकार के विरूपणों के दौर से गुजरती है। अब देखते हैं ऊर्ध्वाधर है। देखिए यहाँ कहना चाहते हैं कि इसकी जो धाराएं है, धारा लगातार 3 प्रकार के रूपणों के दौरान से गुजरती है। नंबर 1 आपका ये होता है ऊर्ध्वाधर है। अब ऊर्ध्वाधर के कारण ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें देख सकते हैं आप, नंबर 1 है इसमें गहरी झुकाव या संचय के कारण बढ़ने के परिणाम स्वरूप घट जाती है। नंबर 2 है आपका क्षैतिज है। पार्श्व क्षरण के प्रभाव के तहत योजना में नदी का परिवर्तन, तट के क्षरण, नदी घाटी के विस्तार और बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। इसके बाद में तीसरा नंबर इसका आता है अनुदैर्घ्य। चैनल जमा का प्रवास, यहाँ चैनल जमा का प्रवास असामान्यताओं के निर्माण की ओर जाता है। चट्टानों, घाटियों और दुर्ग की तरफ यह जाता है, यानी कि अनुदैर्घ्य के द्वारा इसका निर्माण होता है। चलिएगा आगे बढ़िएगा। भारत में उत्तर के विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीप भारत के तटीय मैदानों में मिलती है। यह अत्यंत उपजाऊ है। इसे जलोढ़ या
कछारीय मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत के 43% भाग में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के बाद में अगर आप देख सकते हैं तो यह मिट्टी सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की कमी पाई जाती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मिट्टी में, जो मैं आपको पहले बताया था कि इसमें क्या क्या पाया जाता है आपका, इसमें बहुत सारी ये चीजें पाई जाती हैं। और दूसरी चीजें आपकी प्राप्त कहाँ से होती है, मैं कह रहा था जो पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने वाली आपकी नदियां हैं, जैसे आपकी पहले यहाँ पर सतलज दे रखी है, दूसरी आपकी यहाँ पर गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, ब्रह्मपुत्र है, और इनकी सहायक नदियां जितनी भी निकलती हैं उनके द्वारा इस मिट्टी को लाया जाता है और ये आगे बढ़ती रहती हैं, अपने बहाव के साथ में बढ़ती रहती हैं। और जो मिट्टी को छोड़ करके जाती हैं वह मिट्टी आपकी न्यू ऑलिवा के रूप में जानी जाती है। चलेगा, खाद्य में ये तो भाबर की तुलना में अधिक मात्रा विद्यमान है, इसलिए खाद्य अधिक उपजाऊ होती है। भाबर में कम वर्षा के क्षेत्रों में कहीं कहीं खारी मिट्टी ऊसर अथवा बंजर हो जाती है। अब देखिए खाद्य की कभी कभी जो भाबर में कम वर्षा के क्षेत्र में कहीं होता है, जो खारी मिट्टी ऊसर में अथवा बंजर में हो जाती है, वहां पर जब नमी नहीं होगी, उर्वरकता नहीं होगी, तो वहां पर क्या होगा, वह ऊसर मिट्टी के रूप में जानी जाती है। भाबर और तराई क्षेत्रों में पुरातन जलोढ़, डेल्टा भागों नवीनतम जलोढ़, मध्य घाटी में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरातन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को भाबर और नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को खादर कहा जाता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इसमें ये आपकी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अब जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर, तो आप देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, आपका पंजाब है, ठीक है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल, और उधर आपका गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग इसमें आता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है आपका, बताइएगा दोस्तों। 30% है, 40% है, 60 है या 70 है। दोस्तों अगर हम इसके प्रतिशत की बात करते हैं राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, तो 60% हिस्सा आपका जो होता है वो आपका खादर में आता है दोस्तों। ये लीजिएगा खादर। अब आप देख रहे थे यहाँ पर मरुस्थल की जो बात करें, मरुस्थल का मतलब मरुस्थल यानी कि मरी हुई भूमि, जिसकी मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो चुकी है, उर्वरक शक्ति खत्म हो चुकी है, नमी खत्म हो चुकी है, उस मिट्टी को कहा जाता है आपका मरुस्थल कहा जाता है। और थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है, कुछ पाकिस्तान में आता है, कुछ भारत में आता है, और यह विश्व का 10वें नंबर का आपका आकार में 10वें नंबर का मरुस्थल है। यह एशिया के दक्षिण में भारत में स्थित है। चलिएगा, थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीपों में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये लीजिएगा, चलिएगा आगे बढ़िए। थार मरुस्थल, अब देखेंगे यहाँ पर थार मरुस्थल है भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में है तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में और पाकिस्तान आप बता रहे हैं। अब आप कहेंगे हरियाणा, पंजाब, गुजरात में कहाँ है, तो दोस्तों ये उसमें था, लेकिन इसमें अभी टच ही मिलता है, इतना खास नहीं, यानी कि जो मिट्टी है वो उससे मैच करते, जो आपके किससे है, बिल्कुल जो रेतीली मिट्टी का रूप दिखाई देती है, तो इस बात को माना जाता है। अगर बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा बसा हुआ जो शहर है वो जोधपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिंध और पंजाब प्रांतों में फैला हुआ है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। यह मरुस्थल बालू के डिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है दोस्तों। चलिएगा, तो आप देखते हैं थार मरुस्थल जो है भारत में स्थित है, आप ये जानते हैं। चलिएगा, जो विश्व के मरुस्थल है एक दिन मैं अगली क्लास में जरूर लेकर के आने वाला हूँ। जलवायु, अब दोस्तों यहाँ के देखते हैं जलवायु कैसी है। यहाँ की जो जलवायु है उसकी हम बात करेंगे कि मरुस्थल की जलवायु कैसी है। थार मरुस्थल अद्भुत है। गर्मी में यहाँ की रेत उबलती है। इस मरुभूमि में 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप देख सकते हैं जिस समय धूप वहां पर पड़ती होती है तो वहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा 52 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है। जबकि सर्दियों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, जिसका मुख्य कारण यहाँ की बालू रेत
जो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। अब देखिएगा रेत का स्वभाव है कि रेत बहुत जल्दी ठंडा होता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका व्यवहार है। जब गर्मी आती है तो वहाँ पर 52 डिग्री तक इसका गर्मी वहाँ पर अभी तक नोट की गई है, और इसका जब सर्दी आती है तो यह 0 से भी नीचे यहाँ का टेम्परेचर पहुँच जाता है। इसके बाद में है गर्म में मरुस्थल की तेज गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेगा यहाँ पर लू है, लू जो चलती है आपकी वो खुले मैदानों में राजस्थान में ही चलती है दोस्तों। यह अप्रैल और मई में देखी जाती है। रेत के टीलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और टीलों को नई आकृति प्रदान करती है दोस्तों। इसके बाद में गर्मी ऋतु में यहाँ पर तेज आंधियां चलती हैं जो रेत के बड़े बड़े टीलों को दूसरे स्थानों पर धकेल देती हैं, जिससे यहाँ मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती जाती है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं जो रेत के टीले वहाँ पर होते हैं, जब तेज हवाएं चलती हैं तो वह उन टीलों को धकेल देती है, वहाँ पर खड्डा हो जाता है और दूसरी जगह जाकर के टीला हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से वहाँ पर टीले का आकार बनता बिगड़ता रहता है। इसी के बाद में आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा जनजीवन। अब यहाँ की बात आप करते हैं जनजीवन यहाँ पर कैसा है इस मरुस्थल में। जनजीवन के नाम पर मरुस्थल में मीलों दूर कोई कोई गांव मिलता है, यानी कि बहुत बहुत दूर तक आपके गांव मिलते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। थार मरुस्थल में अगर कोई शहर विकसित हुआ है तो वह है जोधपुर। मैं भी आपको बताया था जोधपुर शहर एक ऐसा शहर है जो आपके मरुस्थल में विकसित हुआ है, और यहाँ के काफी परिपक्व लोग हैं, पैसे वाले भी हैं और राजसभा भी चलता है। यहाँ हिंदू एवं मुसलमान धर्म के लोग ही निवास करते हैं। प्रकृति की मार को सहन करते हुए भी यहाँ पर कुछ जातियां समृद्धि के चरम को छू रही हैं। उदाहरण के लिए राजपुरोहित समाज, इस समाज के लोगों ने यहाँ पर खूब तरक्की की है। यह विश्रोई समाज के लोग वन एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए पाए जाते हैं। थार के मरुस्थल में रहने वाले लोग वीर एवं साहसी होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो मरुस्थल में रहने वाले लोग हैं वो वीर और साहसी होते हैं। उनको वैसे भी आप देख सकते हैं कैसी कैसी जलवायु को सामना करते हैं, गर्मी का भी करते हैं और सर्दी का भी करते हैं, आप ऐसा देखते हैं। इसके बाद में दोस्तों लोगों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होती है। पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। पशुओं में गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़े, गधे इत्यादि जानवरों को पाला जाता है। मुख्य रूप से यहाँ ऊंट पाले जाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर आप अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या आपको मिलता है, तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पशुओं के रूप में देखते हैं गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी, भेड़ और घोड़े, गधे, और इसी के साथ साथ में यहाँ ऊँटों को भी पाला जाता है। और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है दोस्तों, और उसका ऊँटनी का दूध भी वहाँ पर अच्छा खासा पिया जाता है। ये लीजिएगा। अगला है ग्लेशियर से पिघलने वाली वाष्पीकरण और हिम संकलनों के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। अब आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है ग्लेशियर से पिघलने वाली वाष्पीकरण और हिम संकलनों को कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। अब देखते हैं आपक्षरण कहा जाता है, गेलिंग कहा जाता है, क्रिप कहा जाता है या प्लिंगिंग कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है आपका ए, अपक्षरण कहा जाता है दोस्तों। अब ये अपक्षरण क्या है दोस्तों? अपक्षरण जो होता है आप देखते हैं जैसे आपकी चट्टानें होती हैं वो टूट कर गिर जाती हैं तो उसे आप कहते हैं अपर्दन। तो दोस्तों इसके अंतर्गत अपर्दन की क्रिया नहीं आती है, बल्कि जो आपकी पहाड़ियां होती हैं, चट्टानें होती हैं, जो वो धीरे धीरे टूट कर छोटे छोटे महीन कणों में गिरना शुरू हो जाती है, जब उसमें कमजोरी आनी शुरू हो जाती है उस क्रिया को अपक्षरण कहा जाता है। तापमान, दबाव और इन पर बहुत सारे कारणों से हो सकता है, इसका भौतिकी भी कारण हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है इसका, ठीक है, और इसका आपका जैविक कारण भी इसका आपका हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक साथ टूटना किसी चट्टान का वह अपरदन की तरफ इशारा करता है, जबकि थोड़ा थोड़ा टूटना वह अपक्षरण की तरफ इशारा करता है। आपने देखा होगा, जी हाँ, जैसे आपने देखा होगा मिट्टी के टीलों को आपने देखा और धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं हवाओं से या तापमान से, वो जब शुरू होते हैं तो वह खत्म होने की दिशा में दिखाई देते हैं। तो उस स्थिति में आप कहते हैं कि इसका अपक्षरण हो रहा है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे, लीजिएगा। अपक्षरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। यह अपरदन से अलग है क्योंकि इसमें टूटने से निर्मित भू पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण या परिवहन नहीं होता है। अब आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा था जो टूट करके गिरना होता है वो अपरदन क्रिया कहलाती है। सपोज कीजिएगा ये अभी भाग अगर टूट जाए, ये टूट करके अलग हो जाए तो इसे कहेंगे अपरदन। जी हाँ दोस्तों, इसे अपरदन क्रिया कहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें तरेड़ सी बन रही है, इस तरह से टूट टूट करके आपका गिरने लगा है।
आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये ऐसे टूट टूट के आपका गिरा, ये इस तरह की किनारी यहाँ पे धारी बन रही है और धीरे धीरे ये एक दिन टूट के बिखर जाएगा और ऐसे भूभाग में ये बदल जाएगा। तो ये वाली जो क्रिया होती है, धीरे धीरे वाली जो क्रिया होती है, ये आपकी कहलाती है अपक्षरण कहलाती है। जबकि अगर ये टूट के अलग होता है तो ये कहलाता आपका अपरदन दोस्तों, ये कहलाता दोस्तों। चलिएगा बढ़ते हैं आगे की तरफ। चट्टानों के टूटने के कारण के आधार पर अपक्षय के 3 प्रकार बताए जाते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। नंबर 1, भौतिक अपक्षय क्या होता है दोस्तों? भौतिक के द्वारा जो चट्टानों का अपक्षरण होता है वो कैसे होता है, इसको हम देख लेते हैं। एक बार ये लीजिएगा, भौतिक अपक्षरण अथवा यांत्रिक अपक्षरण वह अपक्षरण है जिसमें चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया में कोई रासायनिक बदलाव नहीं होता है, बल्कि ताप, दाब इत्यादि कारकों द्वारा चट्टानों में टूट फूट हो जाती है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखते हैं भौतिक अपक्षय में क्या है, यहाँ पर अपक्षय वह क्रिया है जहां पर दबाव और ताप के कारण ये कारण घटते हैं, यहाँ पर टूट फूट आपकी हो जाती है। इसके बाद में रासायनिक अपक्षय है। तो दोस्तों यहाँ पर रासायनिक अपक्षय जो है, रासायनिक अपक्षय में चट्टानों के पदार्थों का रासायनिक गुण परिवर्तन होने और इसके कारण उनका कमजोर होकर टूटना शामिल किया जाता है। इसमें ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जलयोजन, हाइड्रेशन और सिलिकॉन डिसिलिकेशन जैसी प्रक्रियाएं शामिल हो जाती हैं दोस्तों। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी चीजें आपकी यहाँ पर रासायनिक क्रिया के द्वारा हो रही हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं जैविक अपक्षरण। मैं बता रहा था यहाँ पर 3 क्रिया आपको मैंने बताई थी। यहाँ पर जैविक अपक्षरण है। जैविक कारकों को कभी कभी यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय के सहायक कारक के रूप में भी देखा जाता है दोस्तों। उदाहरण के लिए पेड़ों की जड़ों के विस्तार द्वारा चट्टानों का टूटा या चटकना एक प्रकार की तेज यांत्रिक प्रक्रिया है। वही वनस्पति के सड़ने से निर्मित हाइमिक अमल द्वारा चट्टानों के कुछ पदार्थों का क्षालन और चट्टान का कमजोर होकर टूट जाना जैव रासायनिक अपक्षय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे उदाहरण है पेड़ों के लिए, पेड़ों की जड़ों के विस्तार द्वारा चट्टानों का टूटना या चटकना। आप देखते हैं, आप जैसे कोई चट्टान है, सपोज कीजिए ये चट्टान है आपकी इस तरह की, अब इस पर पेड़ हो जाए, ठीक है, इस तरह अब ये पेड़ यहाँ पर उत्पन्न हुआ तो ये चट्टान आपकी टूटना शुरू हो गई है। तो ये आपका जैविक अपक्षरण कहलाता है पेड़ों के कारणों से या फिर वनस्पति के गलने सड़ने से। आप देखते हैं वनस्पति का सड़ना गलना हो सकता है, पानी का रुक जाना होता है, पानी के रुक जाने से क्षरण होना शुरू हो जाता है। तो ये आपका जैविक अपक्षरण के द्वारा ही होता है दोस्तों। चलिएगा, भारत का सबसे बड़ा नमक राज्य उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु या ओडिशा है। तो अगर दोस्तों इसमें बात करते हैं आपके राइट आंसर की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है आपका गुजरात। नमक के क्षेत्र में गुजरात पहले नंबर पर आता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान इसमें तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों। चलिएगा बढ़ते हैं आगे तरफ। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। ओडिशा में भी गंजमपुरी और बालसोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत के प्रमुख नमकों में से ओडिशा में भी गंजमपुरी और बालासोर होता है, जहां पर 30,000 टन का यहाँ पर किया जाता है उत्पादन पूरे साल में, जबकि 1,60,000 टन यहाँ पर आपका होता है भारत का पूरे सालाना आपका ये है यहाँ पर योग निकल के आता है। ये लीजिएगा, नमक के मैदानों को कई देशों में नमक उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत की सांभर झील, ये सांभर झील जो है आपकी राजस्थान में है दोस्तों। ये आपकी राजस्थान में जयपुर के पास में है और ये है किसी तट पर नहीं है बल्कि एक क्षेत्र में है। और अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये है, अगर गर्मियों की बात करें तो केवल 2-2.5 फीट गहरी होती है और जैसे ही बरसातें आ जाती हैं तो लगभग 10 फीट गहरी हो जाती है। एक बंद जल संभर वाली झील है जिसका आकार मौसम के साथ बदलता है। अब देखिए ये बात आपके सामने आने वाली है। और यह है गर्मियों में 190 किलोमीटर के आसपास वर्ग किलोमीटर में होती है, जबकि बरसात में आकर के 230 के आसपास वर्ग किलोमीटर के आसपास हो जाती है। ठीक है दोस्तों, गर्मियों में इसकी गहराई केवल 2 फीट यानी 24 इंच और क्षेत्रफल 190 वर्ग किलोमीटर होता है, जबकि 22 में गहराई 5 गुना बढ़कर इसकी 10 फीट हो जाती है। क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर इसका हो जाता है। जो हिस्सा सूख जाता है, यह जहां पानी की गहराई बहुत ही कम हो वहां पर बने नमक के मैदानों से हजारों सालों से नमक इकट्ठा करके पूरे भारत के बाजारों में भेजा जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है नमक और पूरे भारत के बाजारों में भेजा जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं नमक का जो भंडारण है राजस्थान के पास भी काफी है। इसके बाद में साल यहाँ 2 लाख टन नमक बनता है और इसकी वजह से किसी समुद्र तट के किनारा ना होने पर भी नमक उत्पादन के सारे राज्यों का मुकाबले राजस्थान का स्थान तीसरा आता है। अब देखिएगा राजस्थान जो आपका आता है वो किसी तट पर नहीं आता है, फिर भी राजस्थान नमक के मामले में तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों। चलिएगा बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ अगला क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ, ये लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? अब ये मत सोचिए मक्का मदीना की मैं बात कर रहा हूं, मक्का मदीना नहीं है दोस्तों, बल्कि यहाँ पर मक्का वो खाने वाला है जिसे आप पॉपकॉर्न के रूप में खाते हैं, मक्के की रोटी सरदों का साग खाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? पश्चिम यूरोप है आपका दोस्तों, इसमें रूस है आपका, इसमें मध्य अफ्रीका है दोस्तों आपका, उसमें दक्षिण पूर्वी एशिया है इसमें। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया है, पश्चिम यूरोप है, रूस है, मध्य अफ्रीका है, दक्षिण पूर्वी एशिया है। तो दोस्तों आपके पास में ये है, आप इसे देख सकते हैं। चलिएगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है मध्य अफ्रीका। जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका मध्य अफ्रीका होता है दोस्तों। चलिएगा बढ़ते हैं आगे तरफ और पढ़ते हैं मक्का के बारे में। देखिएगा मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भूगोलों को क्षेत्र में उगाई जाती है। अगर आप बात करते हैं मक्का की, तो मक्का पूरे विश्व में सब जगह उगाई जाती है। अगर हम इसकी बात करते हैं, मक्का एक ऐसी फसल है जो तीनों ऋतुओं में बोई जा सकती है, चाहे आपकी वो जायद की हो, चाहे खरीफ की हो, चाहे रबी की फसल हो। यानी कि इसको आप नोट कर सकते हैं इस बात को कि मक्का एक ऐसी फसल है इकलौती जो आपकी तीनों मौसम में आज के समय में बोई जाती है। आप देख सकते हैं मक्का कुछ इस प्रकार की होती है, हालांकि आप मक्का के बारे में सभी जानते हैं। ये यहाँ पर भुट्टे लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर भुट्टे आपके लग रहे हैं। दूसरा ये आपका पौधा कुछ इस प्रकार का होता है और ये इस पर फूल आता है, इसे क्षेत्रीय भाषा में बल्लर भी कहा जाता है दोस्तों। चलिएगा इसमें अगर आप विटामिन की बात आप करते हैं तो मक्का में विटामिन ए मिलता है, ठीक है, जबकि विटामिन ए सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? गाजर में विटामिन ए सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। और इसके बाद में विटामिन सी इसमें मिलता है। विटामिन सी खट्टे रसीले पदार्थों के साथ साथ में मक्का में मिलता है। विटामिन ई भी इसमें मिलता है और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मिलता है। और विटामिन ई के साथ साथ अगर हम बात करें विटामिन और कहाँ पर मिलता है, तो विटामिन ई जो है आपका वो अंकुरित अनाजों में मिलता है। जी हाँ, जो आप अंकुरित अनाज खाते हैं वो किसी भी प्रकार का, आप सोयाबीन खा सकते हैं, आप चना खा सकते हैं, गेहूं खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं जो अंकुरित हों, जब उन्हें खाएंगे तो उनसे आपको विटामिन ई की मात्रा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ से मिलता है। यह आवश्यक पोषक तत्व तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। यह है आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। चलिएगा बढ़िएगा आगे की तरफ। मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इसे भुट्टे की शक्ल में भी खाया जाता है। मक्का की फसल में नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है। भारत के अधिकांश मैदानी भागों से लेकर 2700 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाई जाती है। आप देख सकते हैं मक्का अच्छी खासी आपकी होती है। इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा बलुई दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए सबसे बेहतर होती है। दोमट मिट्टी और इसका बलुई मिट्टी, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप बांगर मिट्टी में अच्छा खासा बोल सकते हैं। मक्का एक ऐसा खाद्यान्न है जो मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। बिल्कुल सही बात है, मोटे अनाज की श्रेणी में ज्वार बाजरा मक्का आपका आता है। इसके बाद में पैदावार पिछले दशक में बराबर के एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में मोड़ ले चुकी है, आपके सामने है। इसी के साथ में क्योंकि यह फसल सभी मोटे प्रमुख खाद्यान्नों की बढ़ोतरी दर में सबसे अग्रणी होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मक्का यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मक्का से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं और कितनी महत्वपूर्ण आपकी है। और पूरे विश्व में मक्का को बोया जाता है, बल्कि भारत के अंदर 16वीं शताब्दी के अंत में मक्का को लाया गया और आज भारत का स्थान मक्का में अच्छा खासा गिना जाता है। हालांकि देखा जाए भारत के पास में सबसे ज्यादा वैरायटी मक्का की होती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ापन भी आता है। चलिएगा अगर बात करते हैं यहाँ पर 16वीं शताब्दी के अंत में से लाया गया, अगर इतने कम समय की बात आप करते हैं तो यह है भारत के अंदर अगर अपना इतिहास रखती है तो आप जानेंगे कि यह काफी इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे तरफ। आज जब गेहूं, आप देखेंगे यहाँ पर गेहूं है आपका, धान है। आज जब गेहूं और धान में उपज बढ़ाना कठिन होता जा रहा है, मक्का पैदावार के नए मानक प्रस्तुत कर रही है। इस समय बढ़कर 5.98 तक पहुंच चुका है। चलेगा, यह फसल भारत की भूमि पर 1600 ईस्वी के अंत में आई है, पैदावार करती शुरू हो गई है। आज भारत संसार के प्रमुख उत्पादक देशों में शामिल हो गया है। जितनी प्रकार की मक्का भारत में उत्पन्न की जाती है, शायद ही किसी अन्य देश में उत्पन्न
की जाती हो, उसके प्रकारों में उत्पन्न की जा रही हो। हाँ, यह बात और है कि भारत मक्का के उपयोगों में काफी पिछड़ा हुआ है। अगर आपके पास में इतनी सारी पैदावार है तो इसके मामले में पिछड़ापन महसूस होता है, लेकिन अगर बात करते हैं आप 16वीं शताब्दी के अंत की अगर आप बात करते हैं तो यह काफी आपके लिए महत्वपूर्ण बात हो सकती है। चलिएगा, भारत में मक्का की खेती जिन राज्यों में व्यापक रूप से की जाती है वे हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इत्यादि। इनमें से राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, वह आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। परंतु मक्का का महत्व जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड आपका इसमें आता है। ठीक है, मैं भी काफी इसके देख सकते हैं आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर में होते हैं, हिमाचल में होते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। पूर्वोत्तर राज्य आपके 7 सिस्टर हो सकते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और झारखंड में भी मक्का अच्छी खासी बोई जाती है दोस्तों। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा उत्पादक कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। देखिए तापमान की अगर इसकी हम बात करते हैं, मक्का का तो तापमान कितना होना चाहिए, इसके अगर हम तापमान की बात करते हैं तो 25 से 30 सेंटीमीटर, 60 से 120 सेंटीमीटर। मिट्टी चिकनी व दोमट व कांप मिट्टी होनी चाहिए। खाद नाइट्रोजन और सल्फेट इसमें सबसे ज्यादा, इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ये लीजिएगा वाला क्वेश्चन आपके लिए है। संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। तो दोस्तों संकोच नदी की अगर हम बात करते हैं तो संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा निर्माण करती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है बी, इसका राइट आंसर आपका है जी हाँ, असम और अरुणाचल प्रदेश है। पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए ये तो खत्म हो गया, काफी है। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? चलिए दोस्तों बताइएगा भारत के अंदर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत के अंदर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इसके बाद सवाना मरुस्थलीय वनस्पति वन है, या मध्य रेखीय सदाबहार वन है, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ए, और यहाँ पर होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। चलेगा, इनके भी 2 भागों में बांटा गया है इन्हें। चलिए देखते हैं, बढ़ाते हैं यहाँ पर विशेषता। 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर प्रत्येक को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 अर्ध पर्णपाती वन है, दूसरा शुष्क पर्णपाती वन है। अर्ध पर्णपाती वन देखिएगा जहां पर 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक आपकी वर्षा होती है उन्हें कहा जाता है अर्ध पर्णपाती वन कहा जाता है। ये लीजिएगा पड़ेगा विशेषता। ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। स्थान प्राप्ति ये पश्चिमी घाट के पूर्व ढाल, ओडिशा, हिमालय के परिपात, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। उदाहरण सागवान, शीशम, साल, हुरई, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन होता है दोस्तों। इसी के साथ में आगे बढ़िएगा। शुष्क पर्णपाती वन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए शुष्क पर्णपाती वन है, विशेषता ये 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं। प्राप्त स्थान प्रायद्वीपीय उत्तर प्रदेश, बिहार। उदाहरण तेंदुआ, पलाश, अमलतास, बेर, खेर, एक्सवर्ड, चंदन, आम और बछुआ आदि हैं। ये वन केवल 52 लाख हेक्टेयर में पाए जाते हैं। ये आपके शुष्क पर्णपाती वन है, ये आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में और बिहार में पाए जाते हैं दोस्तों। ये लीजिएगा मालवा का पठार। अब आप करते हैं मालवा के पठार की आप बात करते हैं यहाँ पर। देखा किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का या मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों यह हिस्सा आपका कहाँ का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं है। चलिए पढ़िएगा। मालवा ज्वालामुखी के उद्वार से बना पश्चिम भारत का एक अंचल है। मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से गठित यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई रहा है। मालवा का अधिकांश भाग चंबल नदी तथा इसकी शाखाओं द्वारा संचित है। पश्चिम भाग माही नदी द्वारा संचित है। यद्यपि इसकी राजनीतियां सीमाएं समय समय पर थोड़ी परिवर्तित होती रहती हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में अपनी विशेष सभ्यता, संस्कृति एवं भाषा का विकास हुआ है। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं, सॉरी जी हाँ, मालवा के अधिकांश भाग का गठन जिस पठार द्वारा हुआ है उसका नाम भी इस अंचल के नाम से मालवा पठार है। इस प्राचीन काल में मालवा या मालव के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रांत के पश्चिम भाग में स्थित यह समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 496 मीटर आपकी हो जाती है। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा का जो विस्तार, अब इसके विस्तार की आप बात करते हैं, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? पश्चिम में अरावली पर्वत है, दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी है, पूर्व में बुंदेलखंड है और उत्तर पूर्व में गंगा घाट से घिरा हुआ है प्रदेश है, जिसमें मध्य भारत के आधुनिक इंदौर, धार,
ग्वालियर, भोपाल, रतलाम, गुना तथा सागर जिले कुछ भाग सम्मिलित होते हैं। डीसी गांगुली का मत है कि मालवा प्रदेश पूर्व में भिलसा विदेशियों से लेकर पश्चिम में मेही नदी तक तथा उत्तर कोटा राजस्थान से लेकर दक्षिण ताप्ती नदी तक फैला हुआ था। अब देखते हैं आप, यह कोटा राजस्थान में है, आपका शिक्षा का अच्छा खासा केंद्र है, वहां पर अच्छे खासे कोचिंग आपकी कराई जाती है। चलिएगा, अगला है मालवा के 4 भाग होते हैं। देखिए, मालवा को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, प्राकृतिक बनावट के आधार पर संपूर्ण मालवा क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जा सकता है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, नंबर 1 है आपका, ये गलत हो गया, यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए, ये नहीं है, नंबर 1 यहाँ है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है। चलिएगा, उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र दर्शान क्षेत्र है, केंद्रीय पठार क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी पठार क्षेत्र था, नर्मदा की घाटी निमाड़ की समतल भूमि है। तो आप देख सकते हैं मालवा के पठार को 4 भागों में बांट सकता है। और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र दर्शान क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत विदिशा तथा उसके आसपास का क्षेत्र आता है, जिसका प्राचीन नाम आकार व दर्शान था। मध्य मालवा पठार का संकरणी विस्तार या क्षेत्र पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण की ओर से विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। पूर्व की तरफ स्थित गंगा के उपजाऊ समतल मैदान को छूता हुआ यह क्षेत्र एक समय समृद्धशाली व संपन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आपके सामने है, मालवा के बारे में आप जितना पढ़ सकते हैं उतना ठीक है, क्योंकि कई बार बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जुड़ते हैं। अब यहाँ पर केंद्रीय पठार क्षेत्र है, यह क्षेत्र दक्षिण में विंध्य श्रेणी, पूर्व में भोपाल से चंदौली तक विस्तृत विंध्य श्रेणी का एक शाखा से पश्चिम में अमछेरा से चित्तौड़ तक विस्तृत उसी पर्वत की शाखा से तथा उसी चित्तौड़ से चंदौली तक विस्तृत मुकदवाड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है। अब ये देख सकते हैं मुकदवाड़ा श्रेणी आपकी यहाँ पर है। ठीक है, इसमें आधुनिक मध्य प्रदेश, राजगढ़, सीहोर, शाहजहां, देवास और इंदौर, रतलाम और धार जिला सम्मिलित होते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं विंध्याचल श्रेणी, पूर्व में भोपाल, चंदेरी, और आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी आपका जुड़ा हुआ है। ये लीजिएगा, पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी पठार क्षेत्र है, मेवाड़ को छूता हुआ यह क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान का संपूर्ण मंदसौर व रतलाम जिला का कुल हिस्सा आता है। इस क्षेत्र में पहाड़ी व उबड़ खाबड़ होने के कारण सैन्य जीवन से जुड़े गतिविधियों का अत्यधिक विकास हुआ है। मालवा का अलेकर राजाओं ने, जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया, अपने वीरतापूर्ण कर्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। पत्थरों की प्रचुर उपलब्धि के कारण यहाँ के ज्यादातर भवन पत्थरों के ही बने। 10 पूर्व मंदसौर इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण नगर था। दोस्तों ये लीजिएगा, अगला है नर्मदी घाटी। यहाँ पर देखते हैं प्राचीन काल में यह क्षेत्र अनूप क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध। यह क्षेत्र उत्तर में विंध्या व दक्षिण में सतपुरा से घिरी नर्मदा की निम्न संकरीय घाटी है। विंध्य की तरह यह चौड़ी होती गई है। पूरा क्षेत्र समतल व उपजाऊ है। नर्मदा के निकट होने के कारण संपूर्ण भाग में दूर तक सिंचाई की सुविधा है। इसके बाद में लकड़ियों में सागौन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है, बहुत काय में मिलता है, लेकिन यहाँ की जलवायु उत्तर के पठार के भागों की तरह सहज नहीं है। दोस्तों नर्मदा के किनारे स्थित नगर महिष्मावती आप देख सकते हैं, यह आपका बाहुबली में नाम कई बार लिया गया है। ठीक है, मध्य भारत का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। दोस्तों तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये लीजिएगा, आपकी ये क्लास होती है खत्म। ये आपके क्वेश्चन कैसे रहे आप ये जरूर बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ में। ये कैसा रहा, अगर आपको लगा है अच्छा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नित्य क्लास पे सुबह से लेकर शाम तक सुबह 7 बजे से 7:20 से क्लासें शुरू हो जाती हैं। लाइव क्लासें यहाँ पर चलती रहती हैं। अगर आप साथियों मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लाइव क्लास में 7:20 पे और 12 बजे आप आ सकते हैं मेरी क्लास में। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में और आपके लाइव सेशन 7:20 और 12 बजे प्रतिदिन। तो दोस्तों तब तक जब तक आप आते हैं दोबारा से, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा और मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।